नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी किया गया है। स्वास्थ्य यातायात की समस्या दूर करेगी बीजेपी। सरकारी शिक्षण संस्थानों को मुफ्त दिया जाएगा शिक्षा और केजी से पीजी तक जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल देने का भी काम किया जाएगा। दिल्ली की हर समस्या दूर करेगी बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा है और कहा कि आपदा के घोटालों की जांच कराएगी बीजेपी। तो इस बार दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार प्रचंड जीत हासिल कर पाई, लेकिन इस बार का ये चुनावी युद्ध आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लगातार ऐलान पर ऐलान अरविंद केजरीवाल तो कर रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी के साथ उनका सीधा मुकाबला होना है आम आदमी पार्टी का। और अब बीजेपी पार्टी ने भी संकल्प पत्र का ये पार्ट 2 जारी कर दिया है। इसमें युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग और जो पंडित हैं उनको भी साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी अब लगातार आम आदमी पार्टी के घोटाले को लेकर जो दाग लगे हैं आम आदमी पार्टी के दामन पर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। 11 साल बीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें, आप देखिए हमारी केंद्र की सरकार में जब से मोदी जी की सरकार आई, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमने 250% यानी कि 2.5 गुना की वृद्धि की है। और SC, ST, OBC के उद्यमियों के लिए PM मुद्रा योजना हो, इसमें 40 करोड़ के ऋण के प्रदान किए। स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें हमने SC, ST और महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है। और SC छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34 लाख से अधिक SC छात्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों बहनों के लिए 3,546 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। कहा आपदा सरकार के 5 लोगों को, 5 SC छात्रों को दिया, और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख SC छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 34.5 lakh SC students have got 3,546 crore rupees of scholarship from the Narendra Modi government. And the Gujarat government provides to the SC students who are getting training in the ITI colleges 400 rupees per month as a stipend. और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना कर शुरू करेंगे। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी, जिसके अंतर्गत हम ITI और स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे। जी हां, 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो ITI, स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती, हम दिल्ली के युवाओं के उन सपनों। अगली स्लाइड में अगर आप जाएंगे, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चला है। दिल्ली में जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, तीनों के तीनों
अपने संकल्प पत्र के जरिए वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। करेंगे। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी। तो 70 विधानसभा सीटें इस देश की राजधानी में आती है और ऐसे में 70 विधानसभा सीटों के लिए ये सियासी संग्राम अब अपने उफान पर है और संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हो गया है। ये पार्ट 2 है जिसमें युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। दिल्ली की हर समस्या को दूर करने का बीजेपी वादा कर रही है। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर वो सरकार में आती है, जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो, यातायात संबंधित समस्याएं हो, उसे दूर करेगी बीजेपी अगर वो सरकार में आती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम वादे किए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं। महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। बेरोजगारी भत्ता हो, बिजली माफ करना हो, ये तमाम वादे आम आदमी पार्टी की सरकार करती हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर वो सरकार में आएगी तो वो जनता की वो तमाम समस्याओं को वो भी दूर करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, संकल्प पत्र का ये दौर भी अब दिल्ली की जनता देख रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। इस संकल्प पत्र में क्या कुछ है? अजय की आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अजय, तो ये आपदा का घोटाला है जिससे बीजेपी जब सरकार में अगर आती है, जनता का फैसला अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो वो तमाम खुलासे भी करेगी। आम आदमी पार्टी को लेकर ये खुलासे किए जाएंगे अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये अग्नि परीक्षा है आम आदमी पार्टी के लिए। जो दामन पर दाग लगा है उसे मिटाने की जद्दोजहद आम आदमी पार्टी कर रही है। 2 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 8 घोषणाएं की हैं, 8 बार ऐलान किया है। चाहे वो पंडितों को टारगेट किया गया हो, पंडित हो, ग्रंथी है, उनको उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी खास ऐलान किया गया। बिजली संबंधित ऐलान किए गए हैं, जो फ्री बीज है उसको भी देने का ऐलान किया गया है। तो भरपूर घोषणाओं का ये मंजर अब जनता देख रही है। हालांकि जनता किसके पक्ष में फैसला देगी, अपना जनादेश देगी, किसको अपना आशीर्वाद देगी, 8 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। जो दामन पर दाग लगे हैं उसे अरविंद केजरीवाल मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त भी यही कहा था कि वो जनता की अदालत में है और अब जब जनता उनके चेहरे पर मुहर लगाएगी तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे और सीएम का चेहरा है वो। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी दमखम के साथ पूरी कोशिश कर रही है कि वो वापस से दिल्ली की सत्ता हासिल कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी अपने राजनीति सत्ता के सूखे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 26 साल से राजधानी की सत्ता से दूर है बीजेपी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, अब बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र का पार्ट 2 भी जारी कर दिया गया है। इसमें किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बता दें, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने आज ये अपना पार्ट 2 जो संकल्प पत्र है जारी किया गया, इसके अंदर युवाओं को और बात की गई है, वही महिलाओं के लिए भी बात की गई। जो भी सुविधा थी वो पूरी लगातार दी जाएंगी। वहीं स्कॉलरशिप की बात करें तो 35 लाख के आसपास जो स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं शिक्षा को लेकर बात करें तो शिक्षा भी इसमें फ्री रखी गई है। यानी कि आने वाले समय में अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो
दिल्ली की जनता को काफी सुविधाएं दी जा सकती हैं। उससे पहले भी नड्डा की जो सुविधाएं दी गई थी उसको लेकर पहले ही मंत्रिमंडल में पास कर दिया जाएगा। यानी चाहे की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें या चर्चा की बात करें, तो ऐसी कई योजना है जो लगातार आज भी अनुराग ठाकुर ने उसको जारी रखने की बात कही है। हाँ अजय, सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा देगी बीजेपी अगर वो सरकार में वापस आती है। क्या अभी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां पर मुफ्त शिक्षा नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या कुछ हालात है वहाँ पर? देखिए, अगर बात करें तो जो सरकारी जो स्कूल होते हैं वो लगातार कहीं ना कहीं फ्री शिक्षा की बात कही जाती थी, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना फंड दिया जाता। लेकिन अब बीजेपी ने इस तरह से कहा कि आने वाले समय में अगर सरकार बनाते हैं तो हम सभी सरकारी संस्थाओं में जो स्कूल होंगे, जो प्राइवेट होंगे, उसमें सारी शिक्षा फ्री दी जाएंगी, जो कि पार्टी को इसमें घेरते नजर आए हैं। युवाओं को स्किल देने का भी काम करेगी बीजेपी। किस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश की गई है इस संकल्प पत्र के जरिए, और किस तरीके से स्किल देने का काम करती हुई नजर आएगी बीजेपी सरकार? क्या कुछ योजना अपनी बताते हुए नजर आए हैं अनुराग ठाकुर? देखिए, अनुराग ठाकुर ने कई ऐसे युवाओं की बात करें या छात्रों की बात करें तो ऐसे ही दिल्ली की जो व्यवस्था थी, अगर जो बात करें तो दिल्ली की जो सुविधाएं के लैस हो रखी थी, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर के अनुराग ठाकुर साफ कहा है कि दिल्ली का विकास होना है, क्योंकि केजरीवाल लगातार कहीं न कहीं झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा था कि केजरीवाल अगर सरकार बनाते हैं तो केजरीवाल पे जो घोटाले के मामले हैं वो भी पूरी तरीके से जांच किए जाएंगे ताकि सच्चाई सामने आए, तो दिल्ली का जो नुकसान हुआ वो भरपाई कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोजगार की बात करें या युवाओं की बात करें, तो ऐसे में युवाओं को घेरते हुए साथ लेते चलते हैं ना कि दिल्ली के अंदर युवा है, नए वोटर्स बने हैं, ताकि उनको सुविधा मिल सके और जो परिवार गरीब बच्चे हैं उनको सारी सुविधाएं दे सके। इनके सिलेंडर की बात कही गई, तो वही राशन की बात कही, तो देखिए कैसे 5 रुपए थाली की बात कही गई कि गरीब को 5 रुपए भात खाना मिलेगा। वो सारी सुविधा जहाँ कॉलोनियाँ होंगी, झुग्गियाँ होंगी, वहाँ पर इसके टाइप के स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि वो अपना पेट भर सके। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कल से मुठभेड़ रुक रुक कर हो रही है। देर रात फिर से सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 19 नक्सली मारे गए हैं। उड़ीसा पुलिस मुख्यालय से इसकी जानकारी मिली है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी ऑपरेशन के तहत गरियाबंद के मैनपुर के भालू डिग्गी पहाड़ों में कल दोपहर को पहली बार मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 महिला नक्सली मारी गई है। छत्तीसगढ़ की कोबरा बटालियन और उड़ीसा की फोर्स ने संयुक्त रूप से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। एनकाउंटर उस समय हुआ जब जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। वही खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार ने अचानक लिए गए निर्णय के तहत 150 सहायक लेखा परीक्षक पर हुए प्रमोशन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से विशेष सचिव ने तत्काल प्रभाव से ये ऑर्डर जारी किया है, जिसमें प्रमोट हुए अधिकारी डिमोट कर दिए गए हैं। आरोप है कि 150 अधिकारियों के प्रमोशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और भ्रष्टाचार भी किया गया। योगी सरकार का ये एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में यूपी सरकार ने ये एक्शन लिया है। जिन्हें प्रमोट किया गया था अब उन्हें डिमोट किया गया है। 150 सहायक लेखा परीक्षक पर उनके जो प्रमोशन है उसको रद्द कर दिया गया है और यूपी सरकार की तरफ से ये तमाम फैसले लिए गए। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा ने योगी सरकार पर तंज कसा है। सपा ने एक्स पर पोस्ट कर ये तंज कसा है। अग्निकांड पर वॉर किए हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी अग्निकांड पर सवाल उठ रहे हैं। इशारों इशारों में आग की घटना पर ये सवाल किए गए हैं। लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो लगातार महाकुंभ पर सियासत जारी है और ऐसे में अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से घेराव किया गया है।
महाकुंभ में अग्निकांड पर इस तरीके से सवाल उठाती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई। वहीं डीआईजी मुनिराज, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और डीएम राजेंद्र पोसिया के साथ एक न्यायिक जांच दल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शाही जामा मस्जिद में प्रवेश किया। संभल हिंसा में यूपी सरकार द्वारा गठित किया गया न्यायिक जांच आयोग पहुंच गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोग के सदस्य बयान दर्ज करेंगे। इससे पहले आयोग के 2 सदस्य 1 दिसंबर को संभल आए थे और हिंसा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था और आज न्यायिक आयोग जांच टीम के तीनों संभल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर पथराव फायरिंग हुई थी। उस घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। जांच आयोग को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट है। यूपी सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी आईपीएस अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव आईएएस अमित मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो आज न्यायिक जांच आयोग का ये दौरा है और पुलिस सुरक्षा के बीच शाही जामा मस्जिद में प्रवेश किया गया है। अभी भी संभल के हालात तो संभल गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी लगातार रखी जा रही है और ऐसे में आज न्यायिक जांच आयोग का भी ये दौरा है संभल में और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संभल हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, न्यायिक जांच दल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम बता दें तो संभल की बात की जा रही है। यूपी सरकार की आयोग टीम पहुंच चुकी है और पहले जो है पहुंचने के बाद में शाही जामा मस्जिद पहुंची और शाही जामा मस्जिद में वहाँ पर पूछताछ की गई। शाही जामा मस्जिद से जफर अली उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद में वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है जो शाही जामा मस्जिद पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो है जांच की जा रही है। उसके बाद में घटना स्थल पर पहुंचे जहाँ बवाल हुआ था, आगजनी हुई थी, जहाँ 5 लोगों की मौत हुई थी, वहाँ जाकर टीम पहुंची है। पहुंचने वाले सभी जगह से वहाँ जांच की जा रही है और जांच के बाद आज गेस्ट हाउस पहुंचेगी और वहाँ पर जो है बयान दर्ज किए जाएंगे। कितने बजे ये बयान दर्ज होंगे सतीश, और किन लोगों के बयान लिए जाएंगे? देखिए, हम आपको बताते हैं, जैसे बात की जाए तो वहाँ पर अधिकारी मौजूद है और वहाँ पर जो है जो दूसरा पक्ष है समाज का और वहाँ पर जो है शाही जामा मस्जिद के जो सदस्य टीम है जफर अली, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं माइंड हूँ और आज जो है बयान दर्ज नहीं करा सकता। वहाँ के जो अधिकारी आए हुए हैं जांच करने, उनसे उन्होंने समय मांगा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो आयोग जो 3 सदस्य टीम आई है वो जांच करेगी और क्या अभी निर्णय निकलता है, क्या समय मिलता है जांच करने के लिए। और जो अभी जो है क्योंकि अभी जो जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ पर गए हैं, पाकिस्तान में कुछ और अमेरिका में कुछ कारतूस बरामद किए गए थे, हथियार बरामद किए गए, तो वहाँ पे घटना पर भी टीम जाएगी। अभी जो टीम कर रही है और करने के बाद वहाँ पर टीम सदस्य टीम मौके पर अभी जांच कर रही है। अभी मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। प्रभावित इलाकों का ये दौरा किया जा रहा है सतीश। ऐसे में क्या कहते हैं कि अभी तो हिंसा प्रभावित इलाकों का ये दौरा किया जा रहा है, आगे की जो जांच की कार्रवाई है वो किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, बता दूं अभी जिस तरह जांच की जा रही है और बात की जाए तो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और वहाँ की घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घटना स्थल पर वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही है और वहाँ के बाद में जो है सर्किल गेस्ट हाउस टीम पहुंचेगी और वहाँ पर जो है जिस तरह बात की जाए तो वहाँ पर अपने बयान दर्ज कराए जाएंगे और वहाँ पर जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद हैं, एसपी मौजूद है, डीएम मौजूद है, भारी पुलिस मौजूद चप्पे मौजूद तैनात कर दी गई है। सतीश, संभल में हालात तो संभल गए हैं लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी तैनात नजर आ रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है? ये बता दूं, जिस तरह शाही जामा मस्जिद के पास में जो पुलिस चौकी बनाई गई है वहाँ पर पीएससी मौजूद रहती है, ड्रोन द्वारा कैमरे से निगरानी की जाती है, सीसीटीवी कैमरे वहाँ द्वारा निगरानी की जाती है और चौराहे हैं आसपास के इलाके हैं वहाँ पर पुलिस 24 घंटा तैनात रहती है, पीएससी तैनात रहती है। और जो धार्मिक स्थल है सतीश, क्योंकि लगातार न्यायिक जांच भी की जा रही है, ऐसे में धार्मिक स्थल जो है वहाँ पर उसके आसपास किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है? संवेदनशील इलाकों में किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है?
जी स्थिति में बता दूं आपको, जिस तरह बात की है जनपद संभल में तो लगातार वहाँ पीएससी मौजूद है और वहाँ पर जो है स्थानीय वहाँ की पुलिस मौजूद है, क्योंकि जहाँ पर मंदिर है मंदिर को पुलिस लगा दी गई है और वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो पहले लगा रखे हैं। शाही जामा मस्जिद की बात की जाए, शाही जामा मस्जिद में भी आसपास में कैमरे लगा दी गई है, पुलिस चौकी बना दी गई है और आसपास के जो चौराहे होते हैं उन पर पुलिस 24 घंटा तैनात रहती है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस प्रशासन अभी भी हाई अलर्ट पर है और आज न्यायिक जांच की जा रही है, उसकी टीम पहुंची है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है आसपास के इलाकों में। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही खबर सीतापुर से है, जहां विश्व विख्यात 84 कोसी परिक्रमा की व्यवस्थाओं का डीएम और एसपी ने भ्रमण कर जायजा लिया है। इस दौरान डीएम ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कुंभ के बाद 84 कोसी परिक्रमा में साधु संतों का हुजूम उमड़ेगा। व्यवस्थाओं को लेकर अब प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है और तमाम तरीके से आला अधिकारी वहां पर मुस्तैद है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन मोड में जिला अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। डीएम और एसपी ने ये भ्रमण किया है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए वो नजर आए। जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं, सीओ महोदय हैं, पीडब्ल्यूडी से, जिला पंचायत से, खंड विकास अधिकारी एवं सभी संबंधित अधिकारियों के साथ रूट का निरीक्षण किया है। तो रूट पे एक तो हम लोगों ने साफ सफाई, जहाँ पे भी रूट पे गड्ढे हैं उसकी मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को निश्चित किया गया है। जगह जगह जो पड़ाव स्थल बनेंगे उन पे। वही खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर के सचिवों का घोटाला सामने आया। बता दें कि वर्तमान सहित ट्रांसफर हो चुके सचिवों के अधिकारियों पर घोटाले की पुष्टि हुई है, जिनके खिलाफ नोटिस जारी की गई है। बता दें कि 16 लाख रुपए का गबन किए जाने की ग्राम वासियों ने शपथ पत्र देकर डीएम से शिकायत की थी। जांच में 4 ग्राम विकास अधिकारी नागेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विजय कुमार और महेंद्र सिंह पर सरकारी धन का दुरुपयोग करना सिद्ध हुआ है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।